जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्जाम के लिए घटना चक्र का ये मैं नई पुस्तक लेकर आया हूँ, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। इसमें फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। 150 महत्वपूर्ण प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ में डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपका निर्धारित किया गया है कि आपके एग्जाम में 5 नहीं 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी के तर्ज पर यह पुस्तक निकाला गया है। इसमें आपका क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। जैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल उसी के तर्ज पर आपको इसमें क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर लेना। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपका 100 के आसपास अगर नंबर आ रहा है, तो समझ लो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आप एग्जाम हॉल में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए एक नज़र इस पुस्तक पे डाल लेते हैं। ये देखिए, आपका घटना चक्र का न्यू प्रैक्टिस सेट है बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो एक्वा पार्क की स्थापना रिसेंटली कहाँ किया गया है, तो आपको पता होगा अक्टूबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क की स्थापना किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा। देखिए, ये एक्वा पार्क जो स्थापना किया जा रहा है, ये आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यह स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन और पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वहाँ पे चर्चा में था डोनी पोनी एयरपोर्ट। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में भारत के पहले जैविक डेटा केंद्र यानी आईबीडीसी की स्थापना कहाँ किया गया था। तो इसका स्थापना जो किया गया था मेरे दोस्त, आपको हरियाणा के फरीदाबाद शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो चर्चा में रहा था। कहता है कि नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का क्या नाम था। बहुत चर्चा में रहा था, निजी रॉकेट का क्या नाम था, आप लोग सब पढ़े होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये विक्रम एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ से छोड़ा गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन राष्ट्रीय केंद्र से छोड़ा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम मेरे दोस्त आपको प्रारंभ रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छता शहर किसे दिया गया है, तो किसे चुना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पंचगनी हो जाएगा। पंचगनी कहाँ पड़ता है, ये पंचगनी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। ये किसको किया गया था, आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद शहर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था। देखिए, आपको इस सूचकांक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में जो भारत का रैंकिंग था मेरे दोस्त, आपको 126 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 WEF कहाँ पर आयोजित किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था, आपको कहाँ किया गया था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन को भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था। आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे जो युद्ध छिड़ गया था यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा था, वहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए थे। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, यानी ये घटना आपको है फरवरी 2022 में, जब यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध छिड़ गया था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे भी आपसे एग्जाम में सिंपल पूछ लेगा कि आपका इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 9वां नंबर का। ये जो आपका अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी जो है किस देश से संबंधित है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमीरात से है, यानी UAE से है। देखो, मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 आयोजित किया गया था। जो हरिमाऊ है आपको, एक आपका भारत था और दूसरा आपका कौन हो जाएगा, मलेशिया। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
भारत और मलेशिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका मलेशिया हो जाएगा। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा पुरस्कार दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा के लिए चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 नंबर का आपको दी फेबलमैन्स हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का ड्रामा का पुरस्कार द फेबलमैन्स को दिया गया है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा असुद्दीन ओवैसी, जो कि आपको पता है कहाँ से सांसद है, तो ये हैदराबाद से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यक्रम कार्यालय में स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। जो गिफ्ट सिटी आपको देखने को मिलता है ये गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, हर भुगतान डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यानी RBI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपसे, करा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों में पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI मिला है। पहला जो FDI किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DG क्लेम के बारे में सही है, यानी DG क्लेम के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, तो ये उसके रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, यह राष्ट्रीय फसल पोर्टल के माध्यम पोर्टल को दावा वितरण के लिए DG क्लेम लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के एकीकरण के सक्षम के लिए किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी आपका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह का क्वेश्चन आपके BPSC एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजित कहाँ किया गया था। जो 17 का आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा आपको, वाशिंगटन DC हो जाएगा। नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी रहा है। ठीक है, कारण नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 अप्रैल 2023 को नाटो जो फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये आपका है। दूसरा है नाटो का मुख्यालय वियना यानी ब्रुसेल्स में। तो आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, खास करके इसके नाटो के रिगार्डिंग। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको केवल ए सही है, यानी एक ऑप्शन सही है, यानी 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका रॉन्ग है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि नाटो का जो स्थापना होता है 1949 में होता है, और इसका मुख्यालय जो होता है आपको पढ़े होंगे कि ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। और नाटो का जो स्थापना हुआ था वो वाशिंगटन संधि के तहत हुआ था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूची वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, पहला ऑप्शन है। इस सूची में विश्व में 50 स्थल शामिल किया गया है। सूची में भारत के 4 स्थलों को शामिल किया गया है। आपको बताना है, टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी किया था। इसी के लिस्ट से आपको आंसर तय करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, यानी आपको केवल 1 और 2 यानी 2 स्टेटमेंट ये आपका सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखिए मैं बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन सूचकांक से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है आपका, इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। तीसरा है आपको, इसमें भारत को जो है 42वां स्थान मिला था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है आपको बी आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो स्टेटमेंट है आपका ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये दोनों जरूर याद रखना कि इस सूचकांक में आपको USA पहला स्थान पे था और भारत का जो रैंकिंग था आपको 42वां था। इसको देखो जारी जो करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जो जारी किया जाता है, ये USA चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स
ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है, तो इसको आप लोग भी जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया था। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस सूचकांक में जो है आपको 180 देशों की रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें डेनमार्क को आपको पहला स्थान मिला था। इसमें भारत का जो स्थान था आपको 90 था। आपको बताना है इसमें कौन सा आपको सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको केवल 1 और 2 दोनों सही है, यानी ये स्टेटमेंट 1 और 2 आपको ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें जो भारत का जो स्थान था मेरे दोस्त आपको कितना था, तो भारत का जो स्थान आपका इसमें देखने को जो मिला था आपको 21 का जो आंसर हो जाएगा आपको भारत का रैंकिंग 50 तथा स्कोर जो किया था इस सूचकांक में 40 था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, कितना था भारत का इसमें रैंकिंग आपका 40 था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, यानी 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक 2022 जारी किया गया था, ठीक है। इस सूचकांक में आपको 180 देश शामिल था, बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट सही है। और डेनमार्क इसमें शीर्ष था, ये भी आपका सही है। इस सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग था आपको 85 था, कितना था 85 था, ठीक है। तथा स्कोर जो किया था कितना किया था 40 किया था। आप रैंकिंग याद रखना 85 रैंकिंग। ये डाटा वाला देखो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बजट से रिलेटेड है। कह रहा है फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों तथा उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुपात 2023 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन का खाद्यान्न उत्पादित अनुमानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग डाटा वाला क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया था। इस कथन में आपको कौन सा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कौन सा स्टेटमेंट में आपका सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। करा इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर जो था 6.0 से 6.8% होने की अनुमानित है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी इसमें स्टेटमेंट दिया गया होगा, सारा स्टेटमेंट को हम देखेंगे। पहला तो आपका सही है, ठीक है। देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है कि आपको वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.8% की दर के बढ़ने का अनुमानित किया गया था। सेवा क्षेत्र में आपको 9.1% दर हो जाएगा। भारत में 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने द्वारा भारत में विश्व में प्रेषण की सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट आंसर जो होगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग ग्रैंड स्लैम से भी रहने वाला है आपके एग्जाम में, तो चारों ग्रैंड स्लैम आप लोग अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। कह रहा है हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था। आपसे देखो महिला वाला पूछा जा रहा है, पुरुष वाला भी पूछा जा सकता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ईगा श्वेतेव हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको चारों आप लोग जरूर पढ़ लेना। भुवनेश्वर में पहली जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के समग्र चैंपियन कौन सा राज्य रहा था। इसमें जो आपको जीता था, आपको कौन सा राज्य जीता था आपको, तो ये आपको उड़ीसा जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। जो स्क्वैश विश्व कप जो हुआ है मेरे दोस्त आपको ये चेन्नई में हुआ है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष जो बने हैं अभी, ये बने एस फोंगनोन कोएनग्वाक बने हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से देखने को मिलेगा। कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल इससे अधिक नहीं हो सकता, यानी कितना इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 6 महीना होगा। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका के विनोद चंद्रन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में देखा जा सकता है, ठीक है।
तो आपको पद्मश्री का अवार्ड किसको प्राप्त नहीं हुआ? देखो आनंद कुमार को मिला था, आप लोग भी पता है, सुभद्रा देवी को भी मिला था और कपिल देव प्रसाद को भी मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, लेकिन ये इसको आपको तीनों है, वैसे तीनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जा रहा था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? 181 लाख टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा हाल ही में बिहार राज्य में महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। बहुत चर्चा में है ये अश्वमेघ देवी, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को नियुक्ति किया गया है, इनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये चारों को शामिल किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए बिहार में जो थावे महोत्सव का आयोजन जो इस बार हुआ है आपको गोपालगंज जिला में हुआ था। वहाँ पे हिमेश रेशमिया भी आए थे और एक से एक गाना गाए थे। ठीक है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपको ब्रजेंद्र नवजीत को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए NGT अभी नया बने हैं। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए NGT का जो मुख्यालय है दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। तो NGT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 35 का आंसर आपको क्या होगा? शोएब कुमार सिन्हा को, यानी सी आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भी लगता है ये क्वेश्चन BPSC पूछ भी सकता है। ठीक है, करा IIT मद्रास ने जंजीबार में परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया? आप लोगों को पता होगा कि IIT चेन्नई के द्वारा विदेशों में पहला IIT शाखा खोलने का काम किया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ से आपको निदेशक किसे गया है? तो प्रीति अधलायन को वहाँ का आपको निदेशक नियुक्त किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। जुलाई 2023 में इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो 37 का आंसर जो होगा आपको निवृत्ति राय हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? निवृत्ति राय, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तेलंगाना आपको एक उच्च न्यायालय भी देख लेना। ठीक है, बिहार का तो पता ही होगा, आप लोग को बता ही दिया मैंने। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपको सी होगा, जस्टिस आलोक आराधे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना रहे, यानी आपको राष्ट्रपति भी ना देखने को रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपनी पॉकेट रिपोर्ट शक्ति का प्रयोग किया था? यानी आपको अपनी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वीटो पावर। देखिए भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपनी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत करेगा? तो 41 का आंसर आपका अनुच्छेद 111 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का उद्देश्य से बनाया गया था। आपको जो स्वराज पार्टी जो बनाया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, आप लोग पढ़े होंगे, जनवरी 1923 में बनाया गया था। ठीक है, तो किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य परिषद के चुनाव के भाग लेने हेतु। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यानी जनवरी, देखो मैं बताता हूँ, जनवरी 1923 में जो आपका स्वराज पार्टी का गठन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। जनवरी 1923 में गया में किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसमें आप लोग याद रखना CR दास उसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। ठीक है, यह कांग्रेस के भीतर रहते हुए परिषद के चुनाव लड़ने और उद्देश्य से गठित किया गया था। इसमें राज्य परिषद के तथा केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में प्रतिक्रिया में भाग लिया था। तो ये सारे मुद्दे थे, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस पुस्तक है कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, यानी कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी देखने को मिलता है। इस टाइप से क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, हाल ही में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 43 का क्या हो जाएगा, उसमें आपको कार्तिकीय के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलता है। कौन सा पुस्तक में, कुमार संभवम में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में कौन शामिल होता है, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोक तथा राज्य लोकसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, 2 और 12 हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला और समाज सेवा संबंधी विशेष स्थानों या व्यवहारिक अनुभव के हिसाब से रखने के लिए 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्यता के लिए नामांकित करता है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50 होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो बिहार एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक के सीमा निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 51वां यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीपीएससी हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही नहीं है आपसे पूछे रहा है। एक तरफ आपको विद्रोह आंदोलन, दूसरे तरफ उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे आपको इसमें दिया गया जर्मन कैसर बाबा, और एक होता है तामड़ विद्रोह विष्णु मुंडा, और आपको संथाल विद्रोह आपको गंगा नारायण, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, आंसर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि गंगा नारायण के द्वारा जो आप लोग पढ़े होंगे 48 में गंगा नारायण कोल विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है गंगा नारायण, तो आपका ये कोल विद्रोह से रिलेटेड, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। कौन विद्रोह हो जाता है मेरे दोस्त, आपको कोल विद्रोह से रिलेटेड है गंगा नारायण, ठीक है। और आपको संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपको पता है सिंधु कानू के द्वारा किया गया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग पढ़े होंगे कि आपको वो कौन सा एक अधिनियम पारित किया गया था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 में पारित किया गया था, ये भी बीपीएससी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी नदी की सहायक नदी, यानी बिहार की जो शोक कहा जाता है, तो आपसे उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि कौन सी जो नदी है कोसी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बलौर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको बिहार बजट से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप मैं बार बार बोल रहा हूँ डाटा आपको याद रहेगा तभी सही कर पाओगे, वैसे कितना पढ़ लो याद नहीं होने वाला है। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, इस डाटा को आप लोग पूरा याद रखें, ठीक है। कह रहा है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 से अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रहा, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ए हो जाएगा, लगभग इतना करोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, 51 का आपका सी हो जाएगा, शौचालय निर्माण घर एवं सम्मान, ठीक है। तो ये शौचालय निर्माण घर सम्मान जो है विकसित बिहार में किया गया है, ठीक है। आपको बिहार के लिए निश्चित योजना के अंतर्गत 6ठा निश्चय था, ये कौन सा था, ये 6 नंबर में था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। जबकि अन्य प्रश्न पत्र विकल्प में जो दिया गया है आपको आत्मनिर्भर हेतु आपको योजना 2 का भाग है, ये तीनों आप लोग याद रखना, ये दोनों 2 का भाग है, बाकी ये आपका 6वां भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इतना आसान अतुल जी नहीं देंगे क्वेश्चन, आपको भी पता है उनका ट्रेंड क्या है एग्जाम में प्रश्न पूछने का। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत आपको छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। बिहार में
प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र बंगबंधु साप्ताहिक था। यह स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही है दोस्त, ठीक है, कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगबंधु था, ठीक है। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, ये भी तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो था आपको सर्वहितैषी था, ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्त। बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवार था, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार कौन सा था, नूरुल अनवार था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको, जो गलत है तो आपका गलत यही है, यानी सी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। 52 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये आपको गलत है। बिहार का जो पहला था अखबार था जो आपको देखिए, बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत था, ठीक है, नूरुल अनवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नूरुल अनवार होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पत्रिका जो था ना मेरे दोस्त, आपको ये दैनिक अखबार नहीं था। आपको लग रहा होगा ये भी सही है, लेकिन ये गलत इसीलिए है क्योंकि ये दैनिक अखबार नहीं था। वैसे ही आपका तीनों स्टेटमेंट वैसे सही है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें दैनिक अखबार इसको नहीं कहा गया था, इसीलिए आपका सी कथन गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा असत्य कथन का चयन करना, नहीं कौन सा गलत है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर था, ये तो सही है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको विजय केलकर थे, दोनों विजय केलकर कैसे लिख दिया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली था, ये देखो स्टेटमेंट गलती है, यहाँ पे कुछ आपको 14वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष आपको विजय केलकर थे, ये भी ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको वीरप्पा मोइली नहीं था जी। अब आपको 15वां में तो कौन था, एन के सिन्हा था ना, ठीक है। 15वां में कौन था आपको, तो एन के सिन्हा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलती है, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 15वां वाला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो आपका ये एन के सिन्हा हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो वित्त आयोग है एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, ये भी कई बार आपके घुमा के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जीएसटी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछते आया है। कराए वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी से निम्नलिखित किन किन करों को शामिल किया गया है, यानी जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन करों को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है आपके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर। इसका तो आंसर यार सी हो जाएगा। उपरोक्त सारा स्टेटमेंट आपका सही है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। इसमें आपको निम्नलिखित बहुत सारा चीज़ को एडिट किया गया था, जो कि ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य संख्या आपको 190 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुख्यालय आपको कहाँ है, लग्जमबर्ग है, ए और बी दोनों से ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 54 का आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपको 55 नंबर 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में नहीं देखने को मिलता है, इसका मुख्यालय आप लोग पढ़ेंगे वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में विश्व बैंक के कितने सदस्य शामिल हैं। तो वर्तमान समय में विश्व बैंक में आपको 189 देश देखने को मिलता है, ठीक है। इसका स्थापना तो आपको मैं बता ही दिया कि 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो संघाई सहयोग संगठन का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 2001 में किया गया था, ठीक है। 57 का आंसर आपको जून 2001 में किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, हाँ ये तो आपको सही है। पाकिस्तान G20 का सदस्य देश बना ना, पाकिस्तान नल्ला देश कहाँ बना है यार, ठीक है। देखो G20 जो है आपको
20 था G20 में, लेकिन अभी वर्तमान में 2 दिन पहले पढ़े होंगे कि G20 में अब आपका 21 देश हो गया है, अफ्रीका संघ को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आपका 21वां कौन सा हो जाएगा? आप देखो G20 नाम ना हो के आपको G21 हो गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो आपका अफ्रीका संघ है आपको 21वां देश बन गया है, इसलिए इसका नाम आपको G21 देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग सूचक है। बीपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि तारे का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर का सूचक होता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे देखिए सत्य पूछा गया है, इस बार असत्य ना होके सत्य पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा और एनी बेसेंट की सहायता के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बीएच अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है आपको, डॉक्टर सुंदरलाल एवं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आपको जो आंसर होगा आपको 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो इसका जो आंसर होगा ना मेरे दोस्त, आपका जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की जो स्थापना हुआ था 1916 में, आपको पढ़े होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बीएचयू अधिनियम 1915, देखो यही गलत है, आपको 1917 यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है, ये आपका गलत है। बीएचयू अधिनियम जो बना था आपको 1917 के तहत इसका स्थापना किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष जो इसका बनाया गया था, कुलपति जो बनाया गया था, सर सुंदरलाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, ठीक है। तो ये सर सुंदरलाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो ये आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 1917 नहीं 1915 में बना था, ठीक है। उस समय आपका गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय पे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि हीरक वलय का एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो आप लोग पता है हीरा का चमकना या मरीचिका का निर्माण होना, ये सब सारे जो किसके कारण बनता है? तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यानी आपको दिखाई पड़ता है, यानी आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी यहाँ से हीरा का चमकना वगैरह पूछ लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रभाव मंडल यानी हलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, किसके कारण ऐसा देखने को मिलता है? तो इसका 62 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। पझाव एवं पझाव स्त्री बादलों को प्रतिबंधन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? जो मौसम का जो चेंजिंग होता है वो किसके कारण से आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको ऊपर बताए ए और बी दोनों सम्मिलित होने के कारण यानी आपको सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करता है और धुरी पर ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, जिसके कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद, जो आपको पृथ्वी के जो ये आपका पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद में क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में ये घूमती रहेगी जिस कक्ष में शुरू में था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है, देखो भैया डेट याद रहेगा तभी सही कर पाओगे। 65 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, और उसको पहले सजाना है कि पहले कौन था, ठीक है। तो आपको इसके बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए तभी आप इसको सही कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपसे पहला लॉर्ड क्लाइव का पुनः भारत आगमन, यानी लॉर्ड क्लाइव जो होता है वो भारत आपको कब आता है, इसी के रिगार्डिंग ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है आपको इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि तो याद होगा सबको मेरे ख्याल से, ठीक है। इलाहाबाद की संधि आपको कब हुआ था? तो ये आप लोग पढ़े होंगे। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था आपको 1765 में हुआ था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध आपको 1764 में हुआ था, मैं भी ये पता होगा, ठीक है। 1764, ठीक है। महीना भी पूछ लेता है आपको, 22-23 अक्टूबर वैसे देखने को मिलता है। और ये आपका जो लॉर्ड क्लाइव जो आता है कब आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन में लॉर्ड क्लाइव देखो पूछा रहा है। तो लॉर्ड क्लाइव वाला देखो ये इतना आसान नहीं है। लॉर्ड क्लाइव जो होता है ना मेरे दोस्त, आपको जो पुनः आता है 3 मई 1765 को आता है, ठीक है। कब आता है? तो ये आपको 3 मई 1765,
ठीक है। और ये आपको इलाहाबाद की संधि भी कब होता है, तो इलाहाबाद की संधि भी उसी के समय में होता है, यानी अगस्त तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, ठीक है। तो ये 1765 भी आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर वारेन हेस्टिंग एवं बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल, तो आपको पता है वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है 1774 में बनता है। ये सब क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग डेट याद रखना जो मैं बताया हूँ। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को अब एग्जाम में दे रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम लॉर्ड बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। 66 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे जब ये वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। देखो डेट याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 1774 में जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था, वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था, लॉर्ड क्लाइव को नहीं नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 1833 इसमें लॉर्ड विलियम बैटिंग को, किसको देखो यहाँ 1833 में आपको लॉर्ड विलियम बैटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जबकि लॉर्ड क्लाइव से क्वेश्चन जो पूछता है आपके एग्जाम में, लॉर्ड क्लाइव जो था आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत अपने आप में खास है। आपको पता है लॉर्ड क्लाइव जो होता है 2 कार्यकाल होता है, एक तो 1758 से 60 होता है और 1765 से 67 ये उतना समय तक ये काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा देखो, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, लॉर्ड हेस्टिंग आपको आंग्ल नेपाल युद्ध में था, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है कब होता है, आपको 1800 पढ़े होंगे 17 से 1818 तक ये चलता है। उसमें लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, वो होता लॉर्ड कर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था आपको, लॉर्ड कर्नवालिस तो आपका दिया हुआ है, नहीं लॉर्ड कर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड उसमें आपको ये था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, कर्नवालिस के समय नहीं। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा युद्ध है भाई, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था, 1817 से 1818। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। तो अंतिम प्रमुख जो विस्तार था कौन सा था आपको, ये डफरिन के समय में ये अंतिम विस्तार हुआ था। देखिए इसे यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या 1885 में आप लोग पढ़े होंगे, 1885 में जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और उसमें 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया था, ठीक है। कब मिलाया गया था, तो 1886 में आपको संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार माना जाता है। उस समय जो था आपको गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दास प्रथा किसके समय में समाप्त किया गया था, तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली चतुराई पूर्वक निष्कर्षता और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपको ये सही दिया गया था। आप लोग पढ़े होंगे कि लॉर्ड कर्नवालिस बहुत बार पूछता है जी दरोगा बीपीएससी में। 1793 में आप लोग पढ़े होंगे लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को प्रणाली लागू किया था, जो कि आपको जबकि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त जारी किया गया था। एक आपको जो दिया गया है चतुराई निष्कर्षता जिसको आपको की नीति जो है जॉन लॉरेंस के द्वारा लिया गया था सहायक संधि के तहत, ठीक है। तो इसको भी आप लोग किसके द्वारा याद लिया गया था, तो ये आपको
जॉन लॉरेंस के द्वारा लिया गया था। बेलीजली के द्वारा आपको पता है व्यापकता का सिद्धांत और डलहौजी हुआ था ना, डलहौजी था आपको व्यापकता सिद्धांत, और ये सहायक संधि तो आपको पता है लॉर्ड बेलीजली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीनों याद रखना, तीनों पूछते रहता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलीजली चतुर्थांगल मराठा युद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड बेलीजली अवध का विलीनीकरण और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का होना। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो आपका सही है ही है। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा था। तो आप लोग पढ़े होंगे करजन जो सबसे लंबे समय तक रहा था, ठीक है। करजन जो था आपको पता है 7 साल तक टोटल ये किया था, आपको 1899 से लेके 1905 तक, ठीक है, बंगाल विभाजन तक था ये, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा किसका कार्यकाल रहा है, तो लॉर्ड कर्जन का रहा है, 1899 से लेके बंगाल विभाजन यानी 1905 तक रहा है। चलिए इल्बर्ट बिल विवाद, ये हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते रहता है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते रहता है, हर बार पूछा है, ठीक है। 74 नंबर का जो क्या होगा कह रहा है कि इल्बर्ट बिल के विवाद से संबंधित, किससे संबंधित है, तो भारत द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाना। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 74 का जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे किसके द्वारा ये लाया गया था, सर बीपी इल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य था, ये भी आप लोग याद रखना। इन्होंने फरवरी 1883 में विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है, जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इस विधेयक में का उद्देश्य क्या था, जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों को शक्तियां समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इल्बर्ट बिल वैसे भी आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 75 नंबर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर है। कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की स्थापना किया था और मरम्मत भी कराया था। इस मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड को भी धनराशि आवंटन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको लॉर्ड कर्जन, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। अरे यार ये सब क्वेश्चन आसान नहीं होता है, आपको डाटा याद रहेगा तभी आप सही कर पाओगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल तो ये तो चलो अभी बताया था आपको कि लॉर्ड कर्जन का जो था 1899 से, सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा है, 1905 होता है। अच्छा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था मेरे दोस्त आपको 1916 से 1921 हो जाएगा, कब हो जाएगा 1916 से 21 इसका हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग कब हो जाएगा, तो 1910 से 1916, कब से 1910 से 1916। और कुछ बच गया, लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो होता है 1926 से 31 होता है, कब होता है 1926 से 31। ये सब इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आप गलत ही करके आओगे। चलिए अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो बीपीएससी का पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत का यहूदी वायसराय था, यानी एकमात्र जो था आपको भारत का यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी कई बार आपके बीपीएससी दरोगा में पूछा है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल आप लोग पता होगा 1921 से 1926। इसी के समय में आपको घटना हुआ था ना, चौरा कांड जो हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन, रॉलेट एक्ट का जो था आपको निरासन हुआ था, तो इसी के समय में आपका ये पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ से भी कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहता है। सूची 1 सूची 2 को आपको सुमिलित करना है, ठीक है।
देखो संबलपुर 1849 हो जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा संबलपुर 1849, सतारा 1848 हो जाएगा, ठीक है। और आपको अवध जो हो जाएगा मेरे दोस्त 1856 हो जाएगा, और आपको ये झांसी जो हो जाएगा 1854 हो जाएगा। तो ये इसको भी आप लोग याद रखना, जो अंग्रेज़ों द्वारा जो विलय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शब्द इम्पेरियल फ्रेमरेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पेरियल फ्रेमरेंस का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन, तो 79 का जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक है। यानी ब्रिटिश काल में इम्पेरियल फ्रेमरेंस शब्दावली का प्रयोग में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग में लाया गया था। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन रहा। तो इसके पीछे जो रीजन रहा मेरे दोस्त आपको क्या रहा, यानी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने तरजीह दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो ये जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो ड्रेन थ्योरी दिया गया था इसमें कौन विश्वास नहीं करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग सब पढ़े होंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 1857 की नायिका के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो समाधि आपको कहाँ, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1857 से है, देखिए 1857 की क्रांति से है, आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बहुत दिनों से बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है 1857 की क्रांति से, मैं भी इस बार पूछ दे। देखिए आपको बख्त खान कहाँ से लड़े थे, तो बख्त खान आपको दिल्ली से थे, आपको पता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से लड़े थे, तो आप लोग पता है मौलवी अब्दुल्ला जो थे अवध से लड़े थे 1857 की क्रांति में। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो आपको पता है कुंवर सिंह आपको बिहार से थे। साथ ही साथ आपको पीर अली को भी याद रखना, पीर अली पटना से थे, दोनों घुमा फिरा के पूछते रहता है, ठीक है। नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, ठीक है। चलो बॉस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के आते रहता है आपके एग्जाम में। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कभी आपको गवर्नर जनरल पूछ देगा, कभी प्रधानमंत्री पूछ देगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉमस्टन, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुआ था, ठीक है। दोनों पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो आपको कौन व्याख्या करता है। 85 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाएगा। अलार कलाम भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 86 का जो आंसर हो जाएगा, अलार कलाम कौन था, तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, आपको पता होगा। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 87 बुद्ध में देवतारोपण और ये बौद्धिज्म के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की, यानी महायान बौद्ध मत की कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर आपको तीनों हो जाएगा, 1, 2 और तीनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर बौद्ध समितियों की सही कालक्रम है। बौद्ध समिति तो आपको पता है बिहार में 4 बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। इसमें आपसे आंसर देखो क्या पूछा गया है, मतलब पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ठीक है। इसी प्रकार से अतुल प्रसाद जी भी क्वेश्चन सेट करेंगे, जान लो दोस्त। 88 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला राजगिरी, ठीक है। दूसरा जो हुआ था आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा आपको कनिष्क के समय में आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। देखिए अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमिलित करना है। एक तरफ आपको चिन्ह दिया गया, दूसरा उसको अर्थ दिया गया, ठीक है। तो आपको जन्म का मतलब क्या होता है, जन्म का जो अर्थ है उसमें आपको ये कमल देखने को मिलता है, ठीक है। प्रथम प्रवचन जो था ये आपको धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था, ठीक है। महाबोधि था, तो आप लोग पढ़े होंगे, महाबोधि आपको वृक्ष था एक प्रकार का, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। त्याग किसको कहा गया है, तो आपको जो गृह त्याग यानी त्याग जो था, गृह त्याग यानी घोड़ा से रिलेटेड, ठीक है। ये बुद्ध के जन्म से रिलेटेड, यानी सारा जो विवरण है बुद्ध के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण बताता है। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मेडाबल दिया गया है 91 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दीवाने मुक्तराज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दीवाने मुक्तराज किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलेक्जेंडर द्वितीय यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था ये दीवाने मुक्तराज। और एक प्रकार का नहीं, ये राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही, तो दीवाने अमीर कोही जो था आपको किसके लिए था, ये दीवाने अमीर कोही तो आप लोग पढ़े होंगे पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको कृषि विभाग से रिलेटेड था। अगला है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो था ना मेरे दोस्त आपको ये बलबन के समय में नहीं हुआ था। दीवाने खैरात तो आप लोग पढ़े होंगे किसके समय में हुआ था, तो ये जो दीवाने खैरात जो होता है ना आपको पढ़े होंगे, जो सिंचाई वगैरह लगाया था जी फिरोज शाह तुगलक, किसके समय में हुआ था, यानी FST के समय हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। फिरोज शाह तुगलक समय दान विभाग शुरू किया गया था। और ये दीवाने रियासत एक और पूछता है, देखो एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, दीवाने रिसायत। तो दीवाने रिसायत जो था ना ये बाजार नियंत्रण पॉलिसी जो कि अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था, जिसको सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये चारों क्वेश्चन देखो आपको इंपॉर्टेंट है, पूछता है डीप में थोड़ा जाके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। दीवाने अर्ज जो था ये सेना से संबंधित था, किससे संबंधित था, दीवाने अर्ज जो था ये आपको सेना से संबंधित था। दीवाने रिसायत जो था मेरे दोस्त ये धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, दीवाने रिसायत आपको ये धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड था। दीवाने इंसा तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और कौन बच गया, एक दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत हो ना ये वित्तीय चीज़ों को देखता था, यानी वित्तीय सेवा प्रदान करता था, यानी वित्तीय मामलात से संबंधित था। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस तरह से क्वेश्चन BPSC पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है। ये भी BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम लिखित है यानी अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे 69वां संविधान संशोधन। ये आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ का आपको कृतीय स्तंभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका 96 का अजमेर कुब्बालुल इस्लाम ये गलत है आपका। ठीक है, जौनपुर अटाला मस्जिद ये सही है, मालवा जहाज मंदिर ये भी सही है, यानी आंसर 96 का क्या हो जाएगा आपको A हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सुलमित करना है एक तरफ उसको वस्तु शैली और उससे संबंधित राजवंश। ठीक है, तो ये मेहराब का जो निचली राजवंश और जो आपका कमलपति का जो झालर जो था ये किसमें आपको देखने को मिलता है, ये खिलजी के समय में मिलता है। ठीक है, अच्छा अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तो अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय हुआ था आपको ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। ठीक है, स्तंभों में बेदी गोई प्रयोग, तो ये स्तंभों में जो बेदी गोई का जो प्रयोग किया गया था ये आपको विजयनगर के साम्राज्य में किया गया था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये किसके समय में हुआ था, तो ये सरकी के समय में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डीप है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 98 है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क वर्ग कहा जाता है, तो आप लोग पता है इसको भी BPSC कई बार पूछा है। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 98 का आंसर आपका, तो 98 का आंसर जो होगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा ठोस वर्ग कहलाता है, तो ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, BPSC इसको पूछा है, दरोगा भी पूछा है, बिहार पुलिस आते रहता है। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहा जाता है और इसको जब गर्म कीजिएगा तो सीधे गैस में ये चेंजिंग हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल का प्रकृति कैसा होता है, ये भी BPSC पूछा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल यानी उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है आपको, तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ये A हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, कितना बार आपके एग्जाम में आया है।
फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है उसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक कीट नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा कीट नहीं है, ठीक है। तो 101 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, 101 का आपको सी हो जाएगा। मकड़ी जो होता है ना, ये आर्थ्रोपोडा का एक संघ में आता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा नया है। केल्कस क्या होता है, तो ये केल्कस आपसे बारे में पूछा जा रहा है। तो केल्कस जो है एक प्रकार का क्या होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण किस अंग में किया जाता है, तो आरबीसी का निर्माण आप लोग पढ़े होंगे कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी यकृत में किया जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो उसमें क्या हो जाता है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो पढ़े होंगे 9th क्लास में ये सब क्वेश्चन है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से बनी होती है, पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट कर सकता है। इसमें आपको बताना है ये कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो 105 का आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए में क्या दिया गया है, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। पहला यानी ऑप्शन आपका सही था, तो उसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ये आप लोग 9वीं क्लास पढ़े होंगे ना, पॉलीमर चैप्टर, उसी में आपको ये दिया गया है, ठीक है। पॉलीमर जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है और एक प्रकार का ये एथिलीन का पॉलीमर होता है। चलिए डिस्कशन नहीं करें, बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 106 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो 106 का जो है, या कैंसर पैदा करता है, या रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, या मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलन पैदा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 106 का जो आंसर होगा आपको ए हो जाएगा, यानी 1 और 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस तरह के प्रदूषक में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाता है आपको, ये ऊष्मीय प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है। जैव उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 108 को है जो है आपको स्वयं स्थानों उपचारों के अंतर्गत कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग और ये बायोपाइल्स में प्रयोग किया जाता है, और बाह्य स्थानों पर उपचार के अंतर्गत बायोटिक्स, जैव छिड़काव तथा जैव संवर्धन में शामिल किया जाता है। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका 2 सही है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछता है। देखिए 109 नंबर है, एक तरफ आपको प्रदूषक मिलेगा और उससे प्रभावित अंग कौन सा बीमारी होता है, ठीक है। ये देखिए एस्बेस्टस धूल से जो है आपका फेफड़ा खराब होता है, ठीक है। ये फेफड़ा के अंतर्गत है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा, तो आपको पता है रक्त धाराएं में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और शीशा से क्या होता है, तो शीशा जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। और पारा जो होता है आपको उदर को प्रभावित करता है, पारा जाके उदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपको प्रयुक्त पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले संबाधित आपको जो भी दिया गया है, ठीक है। लिपस्टिक, शीतल पेय और ये चाइनीज फास्ट फूड। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो लिपस्टिक में जो होता है क्या देखने को मिलता है, तो लिपस्टिक में आपको शीशा, ठीक है। और शीतल पेय में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और चाइनीज फास्ट फूड में ब्रोमीनिक वनस्पति तेल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपको सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, लिपस्टिक, मोम तेल आदि प्रति ऑक्सीजन इत्यादि में प्रयुक्त होता है। इसमें शीशा भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। शीतल पेय में आपको ब्रोमियन भी देखने को मिलता है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूकोड भी प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। अतः जो एक होगा आपका सत्य है, बाकी 2 और 2 जो दोनों है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का, देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ये। तो 110 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। देखिए फिर से इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया गया है 111 में। देखिए ओजोन परत का क्षरण, तो आप लोग पढ़े होंगे ओजोन परत का जो क्षरण जो होता है किस में होता है, तो ये
क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रकाश रासायनिक बंध धुंध, तो प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो हेमोग्लोबिन के साथ जो संयोजन जो देखने को मिलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखने को मिलता है, यानी इसका आपका 2 हो जाएगा। और आम्ल वर्षत आप लोग पढ़े होंगे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर भी देखो आपको मिलान से रिलेटेड दिया गया है 112। तो 112 जो है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, उपयुक्त में से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के लिए उत्सर्जित होता है। ये आपसे कोयला दहन के रिगार्डिंग पूछा गया, तो इसका आंसर आपका तीनों हो जाएगा, ए बी सी और तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहता है, तो यह परिवर्तन किसके कारण ऐसा देखने को मिलता है? तो 113 का निश्चित अंतराल के बाद ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक में किसका मापदंड होता है? देखिए गिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड होता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आय की असमानता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आय की असमानता। निम्नलिखित में से सही कथन पर आपको चयन करना है, सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सही कथन जो होगा 115 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। द्रव पदार्थों में गैसों की विलेयता तापमान में कमी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है? ब्लाइंड कोल किसको कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला को कहा जाता है जी, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें आपको पता है कार्बन जो है 90 से 95% कार्बन मात्रा इसमें देखने को मिलता है। इसमें कॉफ़ी कोल या इसको ब्लाइंड कोल या इसको क्रो कोल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नया लगा ये क्वेश्चन, कभी पढ़े नहीं थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका मापन डेसिबल में किया जाता है, ये तो सही है। डेसिबल मापन माइंस से प्रारंभ होता है ना, ये नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। और WHO ने ध्वनि की अधिकतम सीमा आपको पता है 45 डेसिबल, ये तो आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए एक समझौता हुआ था, किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 118 नंबर क्वेश्चन। तो ये किगाली समझौता जो है आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए आपको कथन और कारक वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपके BPSC के एग्जाम में ट्रेंड है, ये पूछता है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका जो आपका कारण है, इस समय सूर्य सीधी सर के ऊपर होता है, अतः वर्षा की बूंदे में प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। तो आप इसका कंक्लूजन देखते हैं, कूट देखते हैं। तो 119 जो है आपको ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 120 है, वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला जो आपका दिया गया, वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो 120 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया आपको भी पता होगा, ठीक है। प्रेशर कुकर का जल्दी खाना पकता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, खास करके BPSC इसको पूछा है बहुत बार। जल का क्वथनांक क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है, इसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। देखिए 123 से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ये निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। किसी स्थान पर मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार जो होता है क्या होता है? तो 124 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है, ठीक है। कौन सा करा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश देखने को मिलता है? तो आप लोग पढ़े होंगे सबसे अधिक आपको अफ्रीका महादेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में आपको बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। इजराइल एक उभयनिष्ठ सीमा है, देखिए ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएँ हैं, इजराइल जो होता है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ साझा करता है। धोबन सोडा का सामान्य नाम होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 128 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, नहीं सोडियम कार्बोनेट होगा, बाई है तो खाई है, ठीक है, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 129 का। फेमटो का अर्थ होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सुमेलित करने के लिए दे देगा। तो फेमटो जो होता है -15 हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंटा भारत में कब शुरुआत किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा जो है आपको शुरुआत किया गया था आपको 1992 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे पोलियो रोग किसके समय में होता है, जॉन सॉल किसको खोज किया था जी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जॉन सॉल के द्वारा खोज किया गया था। तो 132 का आंसर आपका वायरस हो जाएगा। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्नलिखित में से किस स्थान में एक आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो 133 यानी रामगढ़ से कोई मतलब नहीं था, तो कोई भी बंदा सही इसको कर देगा। देखिए 134 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो मोरारजी देसाई कब बने थे, 1967 से 69 बने थे। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कला की प्रभावित हुआ था, तो ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो यूनानी था ना जी, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कितना बार आया है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। आलू पोस्तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश का एक व्यंजन था। ठीक है, आपको किस भारतीय राज्य का ये आलू पोस्तो जो है कहाँ देखने को मिलता होगा, आप लोग गए होंगे कभी घूमने के लिए तो वहाँ देखने को मिला होगा, पश्चिम बंगाल अगर घूमने गए होंगे तो वहाँ पे आपको आलू पोस्तो एक व्यंजन है, आप जरूर जाना। वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। देखो महीना पूछा है, ठीक है, साल तो सब बता दोगे 1915, तो 139 का आंसर हो जाएगा आपको जनवरी 1915 में आए थे। ठीक है, ये प्रवासी दिवस तो उसी दिन मनाया जाता है यार, शायद 15 जनवरी होगा, देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना में क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो 140 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैथ दिया गया है, तो मैथ का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको बना लेना क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गया, वरना मैं बना देता। ठीक है, तो 140 का आंसर आपका ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो अलजेब्रा भी आपके एग्जाम में देगा ही देगा। ठीक है, 142 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन 81 से बढ़कर, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप बना ही लोगे। 144 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आपको बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 145 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि किसी पहिए का व्यास दिया हुआ है और 12 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी करेगा, तय करेगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। 146 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 147 का जो आंसर होगा आपको 3:5 होगा। 9 सेंटीमीटर एक धात्विक धन को 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक धन को पिघला दिया जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकालना है। ठीक है, ये सब 9th क्लास का मैथ है, आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। 148 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 150 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ये टोटल मैं 10 सेट आपका, जब एग्जाम में अभी भी 10-12 दिन बचा हुआ है, तो ये 10 सेट मैं पूरा करवा दूंगा। इसको आप लोग जरूर कवर कर लेना। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया दिया गया और स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसा आपके बीपीएससी प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल उसी फ्रेम में ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं देखूंगा, मैथ भी सोल्व कर दूंगा। इस बार आज थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, ज़्यादा डिस्कशन करने के चक्कर में। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम हम 1 घंटा के अंदर सारा क्वेश्चन सोल्व कर दें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को आप लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।